बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप स्मॉग से परेशान नहीं होंगे। रोज़ मैं एक ही बात करती हूँ, ये मैंने अभी रियलाइज़ किया। उसकी रीज़न ये है कि वेदर चेंज होने के साथ साथ ये जो स्मॉग वाले मामलात हैं ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहे और पता नहीं क्या मसला हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं और इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ। बड़ा मसला होता है जी, सुबह सुबह अगर आप घर से निकले हैं और अगर आपने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इवन आप गाड़ी के अंदर बैठे तब भी आपको मसला हो रहा है। अच्छा जी, उसके साथ साथ कुछ अखबार में तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन चूँकि हम क्रिकेट से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पाकिस्तान ने आपको पता है हालिया वनडे सीरीज़ में श्रीलंका को वाइट वॉश करते हुए शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिसके बाद ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम की सबसे ज़्यादा वनडे सीरीज़ सेंचुरीज़ इनफैक्ट और मोहम्मद रिजवान के 100 मैच मुकम्मल होने पे खिलाड़ियों और स्टाफ ने भरपूर जश्न मनाया। ये आप विजुअल्स देख सकते हैं। बाबर आजम तकरीबन 2 साल बाद सेंचुरी स्कोर करके सईद अनवर की जो 20 वनडे सेंचुरीज़ के रिकॉर्ड के बराबर जा पहुंचे हैं। अब तवज्जो जी सबकी ट्राई नेशन सीरीज़ के ऊपर है जो आज रावलपिंडी में शुरू हो रही है। इसके इफ्तिताई मैच में जो मेज़बान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे है उनके दरमियान ये मैच खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ इवेंट की ट्रॉफ़ी की रोनुमाई के मौके के ऊपर पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के जो कैप्टन्स थे वो मौजूद थे, जबकि पाकिस्तानी कैप्टन जो है सलमान अली आगा, उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ जीत नहीं है बल्कि फ्यूचर के लिए नए खिलाड़ियों के लिए भी मजबूत बुनियाद रखना है। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे और श्रीलंका भी अपने चैलेंजेस के बावजूद बड़े पुरज़्म दिखाई दे रहे हैं। ताहम श्रीलंका के जो 2 खिलाड़ी हैं जिनमें कैप्टन भी शामिल हैं और उनके एक फास्ट बॉलर भी हैं जिनका नाम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं लिया जा रहा, इसलिए मैं फास्ट बॉलर ही कहूँगी। वो हेल्थ इश्यूज़ के बाद जी इस ट्राई नेशन सीरीज़ में शिरकत के बगैर ही वतन वापस जा चुके हैं। सो इस पे भी हम बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तानी टीम की तैयारी, सलमान अली आगा की जो प्रेस टॉक है उसके हवाले से भी हमारे साथ शमशेर नियाजी मौजूद है। उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शमशेर, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। शमशेर, आपको इन श्रीलंकन प्लेयर के नाम प्रोनाउंस करने आते हैं जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। मुझे सबसे मुश्किल श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम लगते हैं। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने सुबह सुबह इनवाइट किया। जी जी बिल्कुल, श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स के नाम आते हैं, मुझे मुश्किल नहीं हैं आते, बिल्कुल, है मुझे नहीं हमेशा से आते। मुश्किल है इनके। इनके नाम जो है ना वो हमें मतलब कि 90s और अर्ली 2000 की क्रिकेट जो है ना इनकी, उसमें भी इनके नाम बड़े चंदी पॉल, राणा टूंगा, डिसिल्वा, मतलब इस तरह के थे। बहुत मुश्किल नाम थे तो बिल्कुल। चमिंदा वॉज बहुत अच्छे इनके फास्ट बॉलर थे। अब इनके और चैरित असलंका इनके कैप्टन हैं और आई थिंक एसीथा फर्नांडो इनके एक फास्ट फर्नांडो, बॉलर। हाँ जी हाँ जी। ये देखें, हाँ मैंने जी कुछ इनके पढ़ फास्ट लिया है, बॉलर। मुश्किल हुआ है लेकिन पढ़ हाँ लिया जी मैंने। हाँ जी। अच्छा जी जी, अब बताएं तैयारी। ट्राई नेशन सीरीज है जी, हमारा मोमेंटम अच्छा बना हुआ है वनडे सीरीज जीत के शमशेर, लेकिन अब जाहिर है श्रीलंका और जिम्बाब्वे दोनों टीम्स प्रॉपर तैयारी के साथ उतरेंगी। क्या लग रहा है, एनालिसिस दें। देखें, आप एक चीज को जरा नोटिस में लेके आए कि ट्राई नेशन सीरीज जो हैं वो अब बहुत कम होती हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेटिंग की बात कर रहा हूँ। अब ट्राई नेशन सीरीज जो है ना बड़ी थोड़ी होती हैं, 3 कंट्रीज एक साथ एक सीरीज खेल रही हो। पहले बहुत हुआ करती थी, पाकिस्तान बड़ा इन्वॉल्व रहता था इन सीरीज के अंदर, इंडिया के साथ बड़ी सीरीज हुआ करती थी, हुई हैं माजी में। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, आप एकदम से शिफ्ट कर रहे हैं ओडीआई से T20 के ऊपर। अब देर इज नो बाबर आजम, देर इज नो रिजवान, ओडीआई खत्म, लॉन्ग क्रिकेट खत्म हो गई। अब आपने अपने ओन पे दोबारा से आ जाना है टीम ने। अब लोगों का ये एतराज करना कि बाबर क्यों नहीं है स्क्वाड में, इस चीज को आप छोड़ दें। अब आप, ये बात पुरानी हो गई है। अब जो स्क्वाड हमारा है इसको आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए भी रेडी करना है। और मेरे ख्याल से, मैं अगर आपको स्केड्यूल थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बताऊं तो आइंदा आने वाली क्रिकेट जो T20 क्रिकेट ही है, ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में अभी मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान ना ही खेले T20 वर्ल्ड कप तक। तो ये छोटी छोटी T20 सीरीज ही खेलेगा पाकिस्तान में भी, आई थिंक एक कोई सीरीज लंबी क्रिकेट फॉर्मेट की हो तो। सलमान अली आगा दोबारा इसको कैप्टनसी करेंगे इस टीम की। ऑब्वियसली बात है, जिम्बाब्वे ने जो है कल रात को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की है, भरपूर पावर हिटिंग की इन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं, इन्होंने स्पिन बॉलिंग को काबू करने की ट्रेनिंग्स की हैं। रावलपिंडी की पिच वैसे भी बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्स देती है।
ये फैसलाबाद की पिच की तरह नहीं है कि बॉलिंग बैटिंग दोनों सेम है, ड्यू फैक्टर भी है बहुत ज्यादा रावलपिंडी में। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम का भी जो है वो स्क्वाड चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, ओडीआई से T20 क्रिकेट में आएंगे। तो टीमें जो है काफी तैयारी के साथ है। और आपको दोबारा से उस्मान तारिक, आपको सलमान मिर्जा फास्ट बॉलर, ये हमारे T20 स्क्वाड में नजर आएंगे। उस्मान खान को एक्सपेक्टेड है कि स्क्वाड में शामिल करें, क्योंकि उस्मान खान को काफी चांसेस मिल रहे हैं, बट मुझे उस लड़के की समझ नहीं आ रही कि वो कब और किस तरह टीम के अंदर कब और किस तरह टीम के अंदर जो है वो फिट इन करेगा। बट देन अगेन चांसेस देने पड़ेंगे। जैसे आपने ओडीआई क्रिकेट में आपने लड़कों को चांस दिया, आपको थोड़ा ऑप्शंस अगर आपके पास खुली तो आपको T20 में चांस देना पड़ेगा। बट देन अगेन मैं यही पाकिस्तान टीम को मशवरा दूंगा कि इट्स अ मॉडर्न डे क्रिकेट, T20 तेज क्रिकेट है, सोचने का टाइम थोड़ा है, रिएक्शन का टाइम ज्यादा आपको चाहिए। तो पावर पावर हिटिंग क्रिकेट खेलें। और मैं इसको टुल्ला क्रिकेट नहीं कहूंगा, बट देन अगेन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो छोटी चीज में भी आप बड़ा दिमाग लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने जैसे बात की है, सलमान अली आगा अभी फॉर्म में हमें नज़र आ रहे हैं। बाबर आजम, चूँकि अब वो सिलेक्शन वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब हम इस चीज़ से बड़े आगे निकल आए हैं कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। अब जो है यही है, आगे हमारी तैयारी इन सीरीज़ की बेस के ऊपर ही होनी है। अभी भी शमशेर नियाज़ी, हमारे पास जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है या बैटिंग लाइनअप है, वो इतना स्ट्रॉन्ग आई बिलीव उस तरह से नहीं है कि हम कहीं भी कभी भी डगमगा जाते हैं। बॉलिंग लाइन शायद हमें अभी तक सेव करती आ रही है बहुत जगहों के ऊपर और बहुत मैचेस में भी। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा से बॉलिंग रही है। ये मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि पाकिस्तान की एक क्रिकेटिंग जो स्ट्रेंथ है वो दैट इज फास्ट बॉलिंग। सिर्फ स्पिन बॉलिंग भी नहीं, फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की हमेशा स्ट्रेंथ रही है। इस स्ट्रेंथ को पाकिस्तान को यूज करना आना चाहिए। मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मैं जिन एकेडमी में बच्चों को ट्रेन करता हूँ, फुटबॉल की एकेडमी, तो उनमें मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोग अपने अंदर से कुछ चीज निकाल सकते हैं, वो ये है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस निकाल सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करना है। और अभी पाकिस्तान की जो T20 स्क्वाड है वो अभी सेट स्क्वाड नहीं है। आप इसको नहीं कह सकते कि मैं आंखें बंद करके इस पर यकीन कर सकता हूँ। अभी ये सेट स्क्वाड नहीं है। यू नेवर नो बाबर आजम वापस आ जाए, यू नेवर नो रिजवान वापस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी इस तरह, मैं उनको उनके लिए खिलाफ मैं बहुत हार्श वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट देन अगेन उनको मैं थोड़ा सा मशवरे या उनको उनको मतलब कि जेरे जेरे बहस ला के उनका नाम जरूर लूंगा कि यहाँ पे इनकी गलतियां नजर आती हैं। कि आपने अब देखे ना, अब ये एकदम से बाबर आजम से इंप्रेस होके या रिजवान से इंप्रेस होके उनको T20 स्क्वाड में शामिल करने का ऐलान कर देंगे बिफोर ट्राई नेशन सीरीज, एकदम से आपको कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इन लड़कों को, जिन लड़कों के साथ T20 स्क्वाड में जा रहे हैं, इनको खिलाएं, इनको इनको मौके दें, इनको प्रेशर हैंडलिंग, इनको हर चीज की ट्रेनिंग देंगे, इनको मौके देंगे तो लड़के शाइन करेंगे। आप हम लोग का ये बड़ी गंदी सोच है कि हम एक या दो मैचेस देख के लड़कों को जज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। क्रिकेट जो है वो बड़ी डिमांडिंग स्पोर्ट्स है। क्रिकेट जो है बड़ी बारीकी की स्पोर्ट्स है, बड़ी टेक्निकल स्पोर्ट्स है। देखने में बहुत स्लो आपको गेम लगती है। जिन लोगों को नहीं पसंद क्रिकेट, वो यही कहते हैं ये क्रिकेट बड़ी स्लो स्पोर्ट्स है, 30 ओवर धूप में खड़े रहो। ऐसा नहीं है। एक प्लान चल रहा होता है, उसके पीछे सब कुछ चल रहा होता है। तो इसमें आपका माइंड भी उतना शार्प चाहिए, और माइंड शार्प तभी होगा आप लड़कों को मौका देंगे, उनको एक्सपोजर देंगे। तो बट देन अगेन देखते हैं। अभी आज T20 स्क्वाड का ऐलान भी होगा। होपफुली जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमारा स्क्वाड खेला था, वही स्क्वाड आज श्रीलंका जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलेगा। ठीक हो गया। हम होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, हमें ये एडवांटेज है। हमने रावलपिंडी में खेला, फिर इससे पहले हम फैसलाबाद में खेले हैं। तो हमें इस ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। ये बहुत बड़े हाँ, एडवांटेजेस हैं कि आप पिछले 3 सीरीज जो हाँ, अपने होम सीरीज खेल रहे हैं, आपको अपनी जीत रहे पिचेस, हैं। अपने एनवायरनमेंट, अपने आपको ड्यू फैक्टर्स का सब पता है, आपको अपने पिच कंडीशन का पता है। और वैसे भी जो टीम होस्ट कर रही होती है उसकी फेवर में पिच कंडीशंस जाती हैं, वो अपनी मर्जी से रोलर्स पिच को सेटिंग करवा सकती है। ये आईसीसी का रूल है, अपनी फेवर में थोड़ा सा पिच को वो कर सकते हैं अच्छा, सॉरी कंडीशन का। शमशेर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने भी बात की हमें एज होता है, लेकिन अब एक और चीज़ भी है ना इसमें। हमने जो अगला वर्ल्ड कप खेलना है, क्योंकि अगर हमने इंडिया होस्ट कर रहे हैं, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे जैसे उन्होंने, हम श्रीलंका में खेलेंगे। तो हम जब दूसरे मुल्क में जाएंगे और हम उनकी पिचेस पे खेलेंगे, तो हमें, आप डोंट यू थिंक कि इस बात की भी तैयारी करनी पड़ेगी कि हम फेमिलियर ये हों? ये जो आपने अभी बात की है ना, कि ये असल में जो असल इम्तिहान है ना, वो ये या है। देखें, आप बेशक खुश हैं बाबर आजम की सेंचुरी से, उसकी फॉर्म वापस आ गई। आप रिजवान से बेशक खुश हैं, आप सलमान अली आगा की फॉर्म से खुश हैं, आप अपनी टीम के हर प्लेयर से खुश हैं, कोई मसला नहीं है। बट देन अगेन आपका असल इम्तिहान जो है, जहां पे आपका टेस्ट होता है, दैट इज फॉरेन पिचेस। जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जब आप किसी
इंग्लैंड के कंट्री में जाके खेलेंगे, आप किसी मतलब कि अपने मुल्क से बाहर वाले किसी कंट्री में किसी पिच पे खेलेंगे, वो आपका रियल टेस्ट है, वहां जाके पता लगेगा। अभी तक पाकिस्तान टेस्ट नहीं हुआ, डिस्पाइट इसके कि हमारे कुछ प्लेयर फॉर्म में वापस आ गए। आगे फ्यूचर में सीरीज है आपकी, ऑस्ट्रेलिया में भी आपने जाना है, आपके पास आपने इंग्लैंड भी जाना है, वहां जाके पता लगेगा आपके प्लेयर कितने फॉर्म में हैं, फिर बात बनती है ना सही। यही मेरा सवाल इसलिए भी था इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी तो हम होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, हम अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसमें एक आधा प्लेयर इधर उधर भी कर देते हैं, फिर हम जी उसको कॉस्ट भी करें। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ग्राउंड्स, अपने दूसरे मुल्कों में जाके खेलना है, तब तो चैलेंज शुरू होता है। और फिर उसके लिए हमारे प्लेयर्स, डू यू थिंक कि चाहे हमारे स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे बैटर्स हैं, और जो इस वक्त हमने बैटिंग लाइनअप का भी जिक्र किया, वो इतने प्रिपेयर्ड होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड होते हैं? देखें, प्रिपेयर तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इनको उन कंडीशंस पे खिलाया भी जाता है, उस किस्म की ब्रीफिंग भी दी जाती है। लेकिन मैं आपको एक और, या मैं एक पॉइंट मिस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर से ज्यादा जो टेस्ट होगा अगर जब वो आउट ऑफ कंट्री जाके खेलेंगे, वो हमारे टीम कोच को होगा। क्योंकि उसने जैसे ही आपकी पाकिस्तान टीम की जो कोचिंग जो उसने संभाली है, उसके बाद उसको फौरन जो है वो अपनी लोकल सीरीज खेलने का मौका मिला, तो उसमें उसकी तो जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड, और टीम थोड़ी सी सीधी होती हुई नजर आ रही है। बट खुद उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, तो जब तक आप ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, इंग्लैंड की पिचेस पे, तेज पिचेस पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जहां बॉल स्किड होता है, जहां बॉल स्विंग होता है, एक्स्ट्रा बाउंस लेता है, वहां पे आपकी कंडीशंस का पता लगेगा। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हमारी टीम जब दूसरे कंट्री में खेलने जाएगी, जरा ट्रांजिशन सीरीज से फारिग हो जाए उसके बाद, तो यकीनन मुझे काफी हद तक उम्मीद है कि हमारे प्लेयर जो हैं वो बाहर की पिचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, इनको कंडीशन समझाई जाती हैं मैच खेलने से पहले। तो देन अगेन बस थोड़ा सा जरा इनके आपको थोड़े से एटीट्यूड में जरा तब्दीली लेके आनी पड़ती है। कोचिंग स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ होता है, टेक्निकल स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ होता है प्लेयर्स की मेंटल स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटी में। बट देन अगेन ये एक टीम है, देखते हैं कि अगर कोई सीरीज आएगी तो पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। अभी तो हम ट्रांजिशन सीरीज के मुंतजिर हैं। हाँ, अभी हम सब मुंतज़िर हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। इन द एंड कुछ ऐड करना चाहें शमशेर? देखें, ऐड क्या, कोई खास नहीं, लेकिन बस पाकिस्तान टीम को बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। ट्रांजिशन सीरीज भी विन करें, होम सीरीज को हमेशा से अपने नाम करना चाहिए। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से भी 2 सीरीज जीती, श्रीलंका से भी सीरीज जीती। बेशक होम कंडीशन, लोग जो मर्जी कहते रहे, इट्स अ क्रिकेट, पहले भी पाकिस्तान होम सीरीज जीतता रहा है, और ऐसे ही होता है क्रिकेट में। अगर आप श्रीलंका जाके जीत जाते तो, या वो लोग जीत जाते तो उनकी होम, तो इस तरह ये चलता रहता है। आप किसी को आप इतना डिफाइन नहीं कर सकते। पाकिस्तान टीम को बैक करें, और जो लोग पाकिस्तान टीम को इतराज कर रहे हैं, और जो खास तौर पे बाबर रिजवान की कमबैक का जो इंतजार करें, वो ना करें, इसी टीम से गुजारा करें और इसी टीम को चुनाएं। ये लड़के भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच शमशेर नियाजी, बहुत शुक्रिया। शमशेर नियाजी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, उसका पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है वो है चीनी, जो हर पाकिस्तानी घर का एक लाजमी हिस्सा है। हालिया दिनों में जी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आवाम के लिए बड़ी तशवीश हो गई है। इस साल गन्ने की पैदावार रिकॉर्ड सतह पर हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले में 25% ज़ायद थी। इसके बावजूद चीनी की जो रिटेल कीमतें हैं वो तारीखी सतह पर पहुंच गई हैं, जहां बड़े शहरों में ये 200 से 210 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रही हैं। ये बहरान कुदरती नहीं है, बल्कि शुगर मिल्स की जानिब से जानबूझकर संभाव पैदा किया गया है, ताकि जो मसनूई किल्लत है इसके ज़रिए मुनाफा हासिल किया जा सके। फिल वक्त जी सिर्फ 10% जो शुगर मिल्स हैं वो गन्ने की क्रशिंग कर रही हैं, जबकि 90% जो मिले हैं वो सीज़न के बावजूद इस वक्त खामोश नज़र आ रही हैं। हुकूमत पंजाब ने जी क्रशिंग में ताख़ीर करने वाली जो शुगर मिल्स हैं उस पर रोज़ाना 10 लाख रुपए जुर्माना और निगरानी के लिए खुसूसी टीम्स बनाने का ऐलान भी किया है। पंजाब की जो 40 में से अब तक 27 शुगर मिल्स हैं, उन्होंने क्रशिंग का आगाज़ कर दिया है। अगर मुकम्मल क्रशिंग की जाए तो चीनी की कीमतें 120 रुपए फी किलो तक पहुंच सकती हैं या मुस्तहकम हो सकती हैं, जिससे आवाम और किसान दोनों को समा और रिलीफ मिलेगा।
अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में चीनी की जो सनत है, इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, इसको कैसे मुमकिन बनाया जाए, और ये जो हम आर्टिफिशियल बहरान देखते हैं, इसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी रिकॉर्ड पैदावार हो रही है दरामदात के बावजूद, थोड़ी मुद्दत के बाद, ये हम हर साल बल्कि पता नहीं साल में कितनी दफ़ा चीनी का बहरान सुनते हैं। कौन से अवामिल शामिल हैं? साइम रशीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ज़हरी उमूर हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये मतलब मुझे तो जब से याद है, मैं टीवी शोज़ कर रही हूँ, चीनी वाला मसला मजाल हल होने का नाम ले, हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आती है, और ये जो बहरान है, किल्लत है, ये टर्मिनोलॉजीज़ तो हम इतना कॉमन सुनते हैं। मैम ऐसे है कि बाज़ बिजनेस जो से होती है वो कॉमन आदमी के होते हैं, और बाज़ बिजनेस है वो ना एक ट्रेडिशन बन चुका है कि ये एलीट के बिजनेस है, उनको एलीट ही करती है। तो पाकिस्तान में जो शुगर का बिजनेस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों का बिजनेस है, बड़े सियासतदान इस पर इन्वॉल्व हैं, और ये बिजनेस जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। मतलब वो लोग खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने वाले हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में इस वक्त बम्पर क्रॉप हुई है, और अगर इंटरनेशनल मार्केट देखी जाए ग्लोबली भी, जो हमसे ज़्यादा महंगे ममालिक हैं, जहाँ पर तनख्वाहें हमसे ज़्यादा हैं, जहाँ पर रोज़मर्रा अखराजात हमसे ज़्यादा है, वहाँ पर भी चीनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 120, 21, 22 रुपये तक आती है पर केजी। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? बिल्कुल गुज़िश्ता 10 सालों को देख लें आप, हर साल यही प्रैक्टिस की जाती है कि आपकी चीनी वाफर पैदा होती है, और जब चीनी आपकी वाफर पैदा हो जाती है, चीनी की बेसिकली क्रशिंग होती है नवंबर से लेकर मार्च तक, जो गन्ने का सीज़न होता है। आपने चीनी बना ली, मई में आपके स्टोर भर जाते हैं, तो शुगर मिल्स बवेला मचा देती हैं जी कि हमारे स्टोर्स उनसे भर गए, हम पेमेंट नहीं कर सकते, अदायगी नहीं कर सकते बैंक्स को, हम बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसके लिए लॉ अमेंड किया जाता है, इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी जाती है, वही चीनी एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है, खाली एक्सपोर्ट ही नहीं जाती, इनको सब्सिडी दी जाती है, इनको पैसा दिया जाता है कि आप इसमें से फ़ायदा लें। दोबारा वही चीनी दोबारा जो हमने एक्सपोर्ट की होती है वही दोबारा फिर हम इंपोर्ट करते हैं। उसके अंदर फिर सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडाइज किया जाता है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि गन्ने की कीमत क्या चल रही है पाकिस्तान में इस वक्त, शुगर मिलें क्रशिंग स्टार्ट क्यों नहीं कर रही, ताकि पैनिक पैदा हो जाए, पैनिक बाइंग कर सके वो फार्मर से, ताकि जो फार्मर है वो अपनी पैदावार है उसको सस्ता बेचे। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 400 रुपये मन। अगर गन्ने की कीमत आप 400 रुपये मन रखें तो पाकिस्तान में चीनी की कीमत 110 रुपये 100 रुपये से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप 200 रुपये में बेचना चाहते हैं, चीनी रिटेल में बिक रही है, तो गन्ने की कीमत भी 700 होनी चाहिए। इसका मतलब है ये दोहरा फ़ायदा कमा रहे हैं, और इनके लिए हर साल अनाउंस होता है, जब मीडिया बात करता है, सोशल मीडिया पे बात होती है, आवाम चीखो पुकार करते हैं, तो एक आला सतही कमेटी बनाई जाती है जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है, और इसके बाद वो मामला इन्वेस्टिगेशन के बाद आला सतह पर ही रह जाता है, कभी वो ओपन नहीं होता कि क्या हुआ। इस साल भी ऐसा हुआ है। ये एक रूटीन है, ये एक आप इसको देखा जाए, मैं जिसे कहता हूँ ये एक नेशनल लेवल पे एक क्राइम हो रहा है, और क्राइम जो सा है वो हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है, क्योंकि शुगर की एक्सपोर्ट, चीनी की एक्सपोर्ट बगैर गवर्नमेंट की परमिशन की आपको नहीं मिलती। आपको कैबिनेट जो सी फेडरल कैबिनेट अप्रूव करती है, इंपोर्ट को भी वही अप्रूव करते हैं। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान है वो इसको लाती है, ख़रीदारी करती है, और उसके लिए ज़रूरी है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान, उनको भी आगे इन्होंने मशरूत किया हुआ है कि वो बाहर से जो चीनी आती है वो खुद नहीं इंपोर्ट कर सकते, जो लोग इंपोर्ट करेंगे उनसे बाय करेगी। बिल्कुल सही। अच्छा साहिब साहब, अभी आपने बात की है, हम इस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। मतलब आपने खुद कहा कि पहले हम क्रशिंग के मामले पे मसला होता है, फिर जब हमारे स्टोर बढ़ जाते हैं, भर जाते हैं, फिर हम उसको इंपोर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद वही हम वापस लाते हैं और फिर वो सब्सिडाइज करके बेचते हैं। अब तो ये तो समहाउ वी ऑल नो कि माफिया है जो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें सफ़र करने वाली आवाम है और वो किसान है जो गन्ना काश्त कर रहा है, और उसके लिए उसकी प्राइसेस को भी कंट्रोल करना और उसके ऊपर भी समहाउ डोमिनेट करना, ये तो मामला मजीद से मजीद हर साल इसी तरह से चलता रहेगा। पाकिस्तानी किसान दुनिया में इस वक्त महंगी तरीन इनपुट बाय कर रहा है। हमारे पास जो खादों का रेट है सबसे महंगा है, तो हमारे किसान को एक्स्ट्रा रिलीफ तो ना दें आप, आपकी पोजीशन नहीं है, अब कहते हैं हम नहीं दे सकते, लेकिन जो उसका हक बनता है वो तो उसे रिकवर उसे देना। अब इस वक्त जो सूरत हाल है ये क्यों लेट कर रहे हैं? किसानों ने गंदम की काश्त करनी है, जिन इलाकों में गंदम की काश्त का आइडियल टाइम होता है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। अगर आप गन्ना क्रशिंग में नहीं स्टार्ट करेंगे तो गन्ने से खेत खाली नहीं होंगे, आपकी गंदम की काश्त नहीं होगी। तो ये एक के साथ एक मसला जुड़ा होता है। इवन किसान को फंड्स चाहिए, फंड्स कहाँ से आएंगे उस वक्त?
उसके फंड्स आएंगे गन्ने की उसकी पैदावार की फ़रोख्त से, आप उसकी पैदावार की फ़रोख्त को पैनिक कर देंगे। फिर एक सिस्टम ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, अभी तो कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। आज से अगर 3-4 साल पहले देख ले तो 10-10 साल से पेमेंटें नहीं हुई थी। CPR इशू करते हैं, CPR एक पेमेंट रिस्पोचर होता है कि आपको ये पेमेंट मिलेगी, कब जाके मिलेगी। फिर वो CPR अगेन आगे माफिया ब्रोकर्स आते हैं, मतलब माफिया के अंदर अगेन छोटे छोटे माफियाज हैं, वो क्या करते हैं, वो आपसे CPR बाय करते हैं। आपकी CPR 10 लाख की है, आपको कहेंगे आप 9 लाख में मुझे दे दें। वो आगे मिले होंगे, शुगर मिल से मिले होंगे, उनको पेमेंट हो जाएगी, किसान को पेमेंट नहीं होगी। क्या मतलब, जो शुगर मिल की अपनी मैनेजमेंट है, लोकल मैनेजमेंट है, GMs वगैरह हैं, वो उसके साथ इन्वॉल्व हैं, वो CPR के अंदर करप्शन करते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जहाँ पे हर शख्स जो है वो जो पैदावार है, पैदावार से मुराद गन्ना है और उसका पैदावारी जो सा सलाहियतकार है वो कौन है, किसान, उसका इस्तेमाल कर रहा है और अल्टीमेटली कंज्यूमर तंग हो रहा है। हाँ। कंज्यूमर को या तो हो ना, किसान से आप सस्ता खरीद रहे हैं, आप कंज्यूमर को सस्ता बेच रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन किसान से आप सस्ता खरीद के कंज्यूमर को आप डबल। अभी मिलें कहती है हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, ओके, इस वक्त वाकई मिलों के पास स्टॉक नहीं है, मिलें खाली पड़ी हैं, जीरो स्टॉक पे आ चुकी हैं, लेकिन वो स्टॉक किसके पास है इस वक्त, वो है ट्रेडर के पास। ट्रेडर को किसने पकड़ना है, ट्रेडर कौन है, ट्रेडर भी मिलों के साथ मिले हुए हैं। ट्रेडर क्या है, जाली फिक्टिशियस सेलें होती हैं। एक मिल वाला एक ट्रेडर को कहता है कि तुम उठा लो, पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है, शायद उस मिल वाले ने खुद दी हो, वो लाखों टन का, हज़ारों बैग, लाखों बैग बोरियां ट्रेडर को शिफ्ट कर देते हैं, जी मैंने बेच दी, लेकिन वो बिकी नहीं होती, उसी मिल की मलकियत होती है। वो ट्रेडर्स के लिए फेस सेविंग होता है, किरदार अदा कर रहा होता है, वो ट्रेडर्स का माल बेच के उसी मिल को दे रहा होता है, पेमेंट कर रहा होता है। तो ये माफिया, इसको बगैर हुकूमत की सरपरस्ती के या हुकूमत की तरफ से इंटरवीन के बगैर आप इसको रोक ही नहीं सकते। तो इसका सोल्यूशन साइम साहब, अब ठीक है हम सब के सामने है कि ये हो रहा है, आप और मैं कॉमन लेमैन है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं, मेरी समझ में भी ये चीज़ आ रही है कि एक सिस्टम है जो सालों से चल रहा है और चंद माफियाज के हाथ में है और जो कंट्रोल कर रहे हैं सारे सिस्टम को। आई एम श्योर कि हुकूमत भी इस हवाले से कुछ सोचती होगी, देखती होगी और उनके पास भी एक्सपर्ट्स होंगे। इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो होगा ना। हुकूमत बहुत ज़्यादा सोचती है और जो लोग उधर बैठे हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं। एब्सोल्युटली, उनके पास हमारे से बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत ज़्यादा डाटा है, उनके रिसोर्सेज है। लेकिन असल मसला ये है कि आप अपनी रिसर्च को, अपने डाटा को, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किस मकसद के लिए करना चाहते हैं। अगर तो आप करना चाहते हैं कि इसके अवाम में बेहतरी हो, ये डिफरेंट अप्रोच है। अगर आप करना चाहते हैं कि इससे ज़ाती बेहतरी हो, फिर वो आपके सामने हालात है। ये यही कुछ हो रहा है। अब इसमें जाहिर है, अब किसानों का भी मामला ये होता है कि कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि यही किसान उठते हैं और एहतजाज कर रहे होते हैं अपने राइट्स के लिए, चाहे वो गंदम का मामला है, चाहे वो चावल का मामला है, चाहे वो गन्ने का या चीनी का मामला है। इनके जो मामलात हैं, ये इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कमेटीज़ बनती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन रूट कॉज तो एड्रेस नहीं हो रहा अभी तक। असल ये है कि पाकिस्तान में फायर फाइटिंग में काम होता है कि आग लगे उसको बुझा दो। हम फायर सिस्टम पे काम नहीं करते कि हम आग लगने ही ना दें। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है ना बेसिक। अब मैं एक मरतबा पढ़ रहा था, उसमें लिखा होता है कि ट्रिगर किए जाते हैं, कुछ माशरे में ऐसे ट्रिगर छोड़े जाते हैं जो कि आपके बड़े मसाइल से आपकी तवज्जो हटा दें। चीनी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसलन अगर देखा जाए, मेरे और आपके घर के बजट में चीनी का किरदार कितना है। मेरे घर में अगर 5 किलो चीनी आती है तो और 30 रुपये चीनी महंगी होती है, तो शायद मेरा घर के बजट में 150 का फ़र्क पड़े। लेकिन इसको इतना बना दिया गया है, पैनिकली सिचुएशन कर दी गई है, शायद चीनी पे ही सारा घर चल रहा है, चीनी पे ही सारा मुल्क चल रहा है। तो ये ट्रिगर्स होते हैं और ये हुकूमतें खुद इंड्यूस कराती हैं, मुतारिफ कराती हैं, ताकि लोग इन छोटे छोटे मसाइल के अंदर उलझ जाएँ। माफिया अपने पैसे कमा रहा है और वो जो बड़े मसाइल है जहाँ पे आपने तवज्जो देनी है वो छुप जाए, पर्दे के पीछे चले जाए। ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, वो अपने जो सब बखेरा होता है उसको छुपाते हैं और अपने मेकअप के अंदर। तो चीनी का जो इशू है ना, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इसको हल ही नहीं करना चाहते। इसके अंदर बहुत से बड़े मसाइल छुप जाते हैं। ये मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ, वेरी हार्श रियलिटी। बट या हम चीनी पे ऐसे बात कर रहे होते हैं और ठीक है, इशू है, जो गरीब बंदा है उसके लिए शायद वो 150-200 रुपये भी बहुत मैटर करते हैं। बट वही बात है कि ऐसे नहीं है कि लोगों के घर चीनी के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन इसको बना दिया गया। और अच्छा, अब देखें, इस वक्त ना 30 रुपये तकरीबन 30 से 35 रुपये पर किलो आपकी एक्सपोर्ट फ्रेट चार्जेस हैं बैरी जहाज़ के, अगर आप चीनी मंगवाते हैं। आप 120 से कास्ट कर रहे हैं, आप वो 30-35 रुपये जो उसमें एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी पैदावार एक्स्ट्रा थी जो आपने एक्सपोर्ट कर दी, चंद महीने पहले एक्सपोर्ट की है, तो हमें ये आइडिया उसको बैंक बाई कर लेते। हाँ, हमें ये दराक नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जरूरत है। हम लिख के भेजते हैं, हर चीज़ करते हैं, मीडिया पे बात कर, अभी बात कर रहे हैं ना, जो सुनने वाले लोग हैं उनको सब याद हो ना कि कोई नई चीज़ हो।
कुरान पाक में अल्लाह कहता है ना कि नबी पाक को तुम इन्हें कोई नई बात नहीं बता रहे, ये आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। ये भी इनके लिए कोई नई बात नहीं, हम कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफा नहीं करते, शायद कि हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, यकीनन रखते हैं, वो चाहते नहीं हैं। देखिए आप जो सिचुएशन ऑफ क्योस होती है ना, वो हमेशा सर्टन जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको फेवर करती है। तो ये ठीक है, किसान सड़कों में निकले हैं, सिंध पंजाब का बॉर्डर बंद है, और उसके बाद आपका लोगों घरों में बात हो रही है। अगर मैं आज चीनी की बात नहीं करूँगा तो मेरे पास टाइम है, तो मैं किस पे बात करूँगा? मैं एजुकेशन पे बात करूँगा, मैं सेहत पे बात करूँगा, मैं निज़ाम पे बात करूँगा, मैं सिविल गवर्नेंस पे बात करूँगा। तो बेहतर है मैं चीनी पे बात करूँ। आप मेरी बात समझ गई है? ये मसाइल पैदा किए गए हैं। ये मसाइल इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड साइम साहब, कुछ आप कहना चाहें? देखिए इसमें ना शुगर मिल्स जो सी हैं, एक तो उनको चाहिए कि वो जो सा रेट जो सा गवर्नमेंट पे वर्कआउट करे। पाकिस्तान में पूरा मुकम्मल सिस्टम है जो कि क्रॉप की पैदावारी लागत को निकाले कि इसमें पैदावारी लागत कितनी आई है, उस पैदावारी लागत की बुनियाद के ऊपर देखिए इसमें आसान सा बात है, गवर्नमेंट के अपने भी फार्म्स हैं, उनके ऊपर पैदावारी लागत को ही ओपन करें कि भाई हमारी पैदावारी लागत आ रही है 450 रुपये मन गन्ने की, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर 30% मुनाफा रखा जाए, जो भी तय कर लिया जाए, फार्मर को अदायगी की जाए। लेकिन हो क्या रहा है, पैनिक सिचुएशन पैदा हो जाती है। फार्मर, छोटा जो फार्मर है या बड़ा फार्मर भी है, वो पैदावार को कहाँ लेके जाएगा? 1 एकड़ से 1000 मन 1200 मन गन्ना निकलता है, उसको स्टोर भी नहीं कर सकता। ये आप अंदाज़ा लगें इनकी ज़िंदगी जानवरों की तरह होती है फार्मर की। वो ट्रालियाँ लोड करता है और शुगर मिल के गेट पे जाके 2-2 दिन खड़ा रहता है, उसी ट्राली में सोता है चादर लेके सर्दी के अंदर, वहीं पे वो खाना बना रहा होता है, और इसका कोई इस बात का एहसास नहीं किया जाता कि ये इंसान है, ये हमारा पैदावारी यूनिट है और इसको हम डैमेज कर रहे हैं। तो वो कैसे आपके साथ होगा? वो फिर किसान क्या सोचता है? किसान भी यही सोचता है ना कि मैं कहाँ पे चोरी करूँ, मैं कहाँ पे, वो बिजली चोरी करता है, वो पानी चोरी करता है, वो जहाँ पे से मौका मिलता है वहाँ करता है, वो दूध में मिलावट करता है, वो मजबूर कर दिया जाता है उन क्राइम्स के लिए जो कि वो नहीं करता अगर हम उसे उसका हक देते हैं। हाँ, यही तो बात है अनफॉर्चुनेटली, एंड यू आर सो राइट कि एक शख्स जो पैदावारी यूनिट है एक सिस्टम का, अगर वो इतने बुरे या बदहाल तरीके से रह रहा है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो किसी ना किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। साइम रशीद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे जी, इस हवाले से बात कर रहे थे। हर साल जब भी ये शुगर के या चीनी के हवाले से हम बात करते हैं, ये एक इतना बड़ा मुअम्मा है जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। मुअम्मा तो नहीं है, हम सबके सामने है कि वजह क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विल या सर्कमस्टांसेस या जो भी मामलात हैं वो इस इशू को सॉर्ट आउट करने नहीं दे रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आके जब मैं किसी इंटेलिजेंट बच्चे से मिलती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि क्या क्या मतलब इस मुल्क के अंदर टैलेंट, लगन, पैशन, ऐसे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। हम मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करने वाले अफराद की हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन आज हम तालीम के शोबे से एक ऐसे नौजवान के हवाले से बात करेंगे जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। साकिब कयूम हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में ACCA टैक्सेशन के इम्तिहान में 100 में से 98 मार्क्स स्कोर की हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, ये मैंने ACCA टैक्सेशन बोला है। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है या जो जानते हैं उनको पता होगा कि कितना मुश्किल सब्जेक्ट है जी। इन्होंने वर्ल्ड टॉप पोजीशन हासिल की। इससे पहले भी ये ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 97 नंबर लेकर दुनिया में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी। और मैंने इनसे ऑफियर सवाल किया कैसे, और अब मैं इनसे ऑनर सवाल भी यही करूंगी कि कैसे। अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सबसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मेहनत मैंने बहुत की थी, वालिदैन की भी बहुत थी दुआएं, और एक स्ट्रेटजी थी मेरी, उस हिसाब से मैंने सारा प्लान किया था और ये वर्ल्ड टॉप आ गया। बाकी जो मेरे जो सर हैं मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, और साथ साथ ये भी है कि मैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जो लॉ कर रहा हूँ वो भी साथ में मैं कर रहा हूँ। और उसके मेरे जो टीचर्स हैं सर शाहजेब और मैम विशाल, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की थी बीच में, क्योंकि लॉ को मैनेज करना ACC के साथ बहुत टफ है। और अगर आप बाहर से कर रहे हो, एक्सटर्नल लॉ प्रोग्राम कर रहे हो, तो वो तो और ज़्यादा टफ है।
अच्छा आप साकिब, सॉरी मैं आपसे ये बात पूछी हूँ, ज़रा हमें एसीसी के हवाले से बताएं, फिर आपके हम एक्सटर्नल लॉ के ऊपर भी आएंगे कि ये आपको कैसे हुआ। ठीक है। टोटल 13 एग्जाम्स होते हैं और इससे पहले भी आपने एक फर्स्ट पोजीशन ली थी, मार्क्स लिए थे, और अभी तक आप कितने एग्जाम्स दे चुके हो और किस किस में आपने क्या क्या पोजीशन स्कोर किया, ज़रा हमें बताओ। अच्छा, इससे पहले मैंने 2 नेशनल टॉप्स भी किए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। उसके बाद मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जो वर्ल्ड टॉप किया था वो था, और फिर मैंने अभी रिसेंटली जो टैक्सेशन का जो इम्तहान दिया है उसमें भी मैंने वर्ल्ड टॉप हासिल किया है। अब मेरे जो बाकी एग्जाम्स रह गए हैं वो 4 रह गए हैं, तो वो लास्ट 4 इम्तहान है, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये अगर ये वाले सब्जेक्ट्स जिसको मैं नाम लेते हुए डर रही हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, दे आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स एंड आई बिलीव कि, और दूसरी बात ये कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं जी और आप वहाँ जी मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट से और वहाँ से आप एजुकेशन ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि नॉर्मली बच्चे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं लेक्चर्स लेना, ऑनलाइन क्लासेस भी इक्वली डिफिकल्ट हैं, बट आई बिलीव कि जो इन पर्सन काउंसलिंग होती है वो एक डिफरेंट होती है। सो ये एक्सपीरियंस कैसा है और इसमें आपको कोई चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस तो इसमें होते हैं क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी बहुत होती है और रूटीन भी मैनेज जो करना होता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक स्केड्यूल के मुताबिक अपना डे प्लान करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना ये है। साकिब अब ये बताएं कितना टाइम पढ़ते हैं, और जब ये एसी से करना था रियलाइजेशन थी कि इतना टफ होने वाला है और आप इसमें माशाल्लाह इतनी अच्छी पोजीशन स्कोर करोगे, इतने अच्छे मार्क्स लोगे इन सब्जेक्ट्स में? रियलाइजेशन तो ये थी, एक ट्रुथ भी है कि ACCA है तो टफ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा होप नहीं थी कि मैं वर्ल्ड टॉप लूँगा, लेकिन बस मेहनत बड़ी की थी और टीचर्स भी अच्छे मिले हैं इस जर्नी के अंदर, तो इसलिए वर्ल्ड टॉप ले लिया है। अल्लाह का शुक्र है बस। नहीं बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं पढ़ाई का पैटर्न क्या होता है? जाहिर है हर सब्जेक्ट, और फिर आप एक्सटर्नल लॉ भी कर रहे हैं, उसका लॉ का आपको शौक है? लॉ का शौक है बहुत मुझे। लॉ का शौक है आपको, तो उसको साथ साथ लेके चल रहे हो, ये नहीं सोचा कि पहले ये कंप्लीट कर लूँ बाद में लॉ करता हूँ, आपने साथ इसको परस्यू किया, दोनों को बैलेंस कैसे करते हो, टाइम कैसे डिवाइड करते हो आप? टाइम मेरा डिवाइड करने का ये होता है कि जो एक्सटर्नल लॉ प्रोग्राम है वो उसके जो इम्तहान होते हैं वो पहले हो जाते हैं, तो जब वो हो जाते हैं तो बीच में जो गैप होता है उसके अंदर मैं ACCA के जो इम्तहान है वो देता हूँ। इस तरह से टाइम सारा हो जाता है मैनेज। और बाकी ये है कि ये दोनों एक साथ करने का मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि अभी मेरी जो है एज भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ही हो जाएं जो क्वालिफिकेशंस हैं। अच्छा, तो बाद में आप प्रोफेशनल लाइफ में आप हाँ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बड़े रिलक्टेंट होते हैं साकिब, उनको होता है कि जी एक मुश्किल चीज़ है जिसको ऑप्ट करना है। आप कौन सा, मैं सीक्रेट तो नहीं पूछूंगी, आई बिलीव कि हर एक का अपना पैशन होता है, हर एक की अपनी शौक होता है, बट जो यंगस्टर्स इस तरह की एजुकेशन को परस्यू करने में रिलक्टेंट होते हैं, कुछ लोग क्विट कर देते हैं, आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, तो उन लोगों को आप क्या कहोगे कि क्या चीज़, किस चीज़ ने आपको मोटिवेटेड रखा जो उनको भी रख सकती है? अच्छा, ये मोटिवेशन की बात ये होती है कि अगर आप ACCA या CA में कोई इम्तहान अगर आपका फेल भी हो जाता है तो आप ये सोचें कि हमने ये क्वालिफिकेशन स्टार्ट क्यों की थी, हमारा जो मकसद था वो क्या था। अगर वो जो मकसद है वो सही है तो आप ये क्वालिफिकेशन भी मुकम्मल कर लेंगे, मेरा मानना ये है। और यंगस्टर्स के लिए मेरा पैगाम ये भी है कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने मेहनत की है तो आप ये क्वालिफिकेशन भी पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो घर वालों का कैसा रिस्पांस था जब पता लगा वर्ल्ड टॉप किया हमारे बच्चे ने और इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स के अंदर, और फिर अब इसको परस्यू करने वाला है, क्या क्या रिएक्शन, क्या अप्रिसिएशन मिली? घर वाले जो थे बहुत खुश थे, वालिद साहब भी बहुत थे खुश, और अम्मी तो बहुत ज़्यादा थी खुश, उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन भी दी थी। तो बाकी जो ख़ानदान वाले हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। तो आपकी फैमिली में कोई और भी ACCA कर रहा है या यू आर द ओनली वन? जी, एक दो और हैं। एक दो और हैं, तो अब पेरेंट्स उनका तो नहीं कहते थे देखो फलाने ने इतने नंबर लिए, फलाने ने उतने नंबर लिए, ऐसे होता था? नहीं ऐसी बात हमारे साथ तो बहुत होता था। ऐसी बात नहीं है, हमारे खानदान में ऐसे नहीं होता। चले आई एम ग्लैड। अब मुझे जाके भी बताएं, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स?
फ्यूचर प्लान्स मेरे ये हैं कि जैसे मैं लॉ भी कर रहा हूँ ACCA के साथ, तो फ्यूचर में मैंने कॉर्पोरेट लॉ में जाना है। और ACCA का रोल बहुत है कॉर्पोरेट लॉ में, क्योंकि फाइनेंस की उसमें नॉलेज बहुत चाहिए आपको। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये इन सारी चीज़ों की है नो हाउ, तो आप कॉर्पोरेट लॉ में कामयाब हो सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जब यहाँ से क्वालिफिकेशन लेते हैं, दे प्रेफर कि वो बाहर जाएं, वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी अच्छी मिलती हैं। दो के पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब आपने कुछ ऐसा सोचा है, क्योंकि फाइनेंशियल जिस तरह से आप कह रहे हो एस्पेक्ट से, यहाँ पर भी चीज़ें मुख्तलिफ हैं और बाहर जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, बाहर मैं जाऊंगा लेकिन एक्सपोजर के लिए जाऊंगा, क्योंकि एक्सपोजर आपको बहुत चाहिए होता है। तो कुछ अरसे के लिए बाहर जाऊंगा, फिर बाद में पाकिस्तान भी आके यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अपना जो इनपुट है दूंगा काफ़ी प्रोफेशनल लाइफ में इंशाल्लाह। कुछ लास्ट मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से देखने वालों को देना चाहें? लास्ट मैसेज मेरा ये है कि जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी जो फील्ड है वो इस तरह से चूज़ करें कि उनको उस फील्ड का शौक़ हो और अपने ऊपर उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, और साथ साथ ये है कि इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच साकिब, बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे। आप इसी तरह से ACCA क्लियर करें, CA करें, जो जो आपके गोल्स हैं आप उसको अचीव करें। साकिब क़य्यूम जी हमारे साथ मौजूद थे, इनकी जो पोजीशंस आई हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे, और पैशनेट हैं, एम्बिशियस है, और इस तरह के बच्चे, इस तरह के ब्राइट स्टूडेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जी। हमने आपकी मुलाकात करवाई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आर्टिस्ट आ रहे हैं और इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड आर्टिस्ट आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे शो के अंदर। आज हमारे साथ लाहौर के एक बड़े जानने माने, बड़े मशहूर विजुअल आर्टिस्ट, वेरी टैलेंटेड, और इनकी जो आर्ट है वो मॉडर्न मिनिएचर पेंटिंग में समहाउ ये एक्सपर्ट हो गए। और चूँकि इनका इंटरेस्ट जो था वो पेंटिंग में था, बट स्टिल अभी हम ऑफ एयर भी यही बात कर रहे थे, इरफान हसन, जिनकी जो स्किल है वो ह्यूमन फिगर हो, पोर्ट्रेट हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको नुमाया नज़र आती है। विजुअल कल्चर के मिलाप को इनका जो एक अंदाज़ है वो बड़ा मुनफरिद है। इसके साथ साथ इनके काम में आपको टेक्निकल स्किल तो नज़र आती है, बल्कि उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी आर्ट फॉर्म्स के अंदर समहाउ आपको मुख्तलिफ कल्चर्स का इम्तज़ाज जब नज़र आता है। तो इनकी सोलो एग्जिबिशंस भी हुई हैं, इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, मुख्तलिफ आर्ट फेस्टिवल्स में, रेजिडेंसीज में भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं, न्यूयॉर्क के अंदर भी और तेहरान के अंदर भी। इसके साथ साथ जी इनकी आर्ट स्टूडियो भी है, और यहाँ पर ये तालीम के मैदान में बड़े सरगर्म नज़र आते हैं। स्टूडियो के ज़रिए जो मिनिएचर पेंटिंग है, ड्राइंग है, उसकी तरबियत भी दे रहे हैं। 2007 से ये अपना स्किल सिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? I'm good, I'm good. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। It's my pleasure. बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम आपसे ऑफर तो थोड़ी बहुत बात हुई, बट आई रियली वांट कि हमें ज़रा अपना ये जो आर्टिस्ट वाला जर्नी है, टेल अस अबाउट इट। NCA से पढ़े आप, ये शौक, आर्टिस्ट इज अ बाय बर्थ आर्टिस्ट, आई बिलीव। You are right. ये जो एक कीड़ा होता है ना, ये बचपन से ही होता है। पेरेंट्स तो चाहते हैं कि आप कोई अच्छा काम करें, लेकिन डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। Exactly, they wanted me to become a doctor. Okay. But मैंने सोचा कि लोगों को मारने से बेहतर है कि लोगों को खुश रखें, कुछ अच्छी तस्वीरें बनाएं। That's जी interesting. Okay, so कैसे स्टार्ट हुआ, और जब पढ़ा उसके बाद आपका आगाज पेंटिंग से हुआ, आई बिलीव, उसके बाद आप दूसरे वही जैसे प्रीवियसली हमने बात की कि बचपन से वो शौक होता है, लेकिन एक उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो पेरेंट्स को यही होता है कि आप इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और उस वक्त के ट्रेंड्स तो ऐसे ही थे। एंड दे वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, एंड आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड बिकॉज आई वाज वेरी गुड एट ड्राइंग। सो जैसा बायोलॉजी में होता है कि आपको ड्राइंग्स बनानी होती है, तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब पढ़ने की बारी आई तो फिर ये तो ना हो पाएगा। फिर फॉर्चुनेटली लकीली कुछ ऐसे टीचर्स ऐसे मिले, जैसे आई ऑप्टेड FA मैंने किया और आर्ट में, एंड उसमें मेरे पास साइकोलॉजी और फिलोसफी के जो मेरे टीचर्स थे, they encouraged me a lot. Okay. And they provided me literature, they provided me books, and they gave me exposure. So teachers और अच्छी कंपनी जो होती है really matters a lot. Yeah. Luckily वो अच्छी चीज़ हो गई, and then my parents realized कि हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता। बात बढ़ गई अब। बात बढ़ गई है। So then I joined NCA, and it was an eye-opening experience for me. Yeah. Because इससे पहले तो
हम सिर्फ ये किताबों में देखते थे आर्ट, लेकिन जब आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है एक्चुअली, स्पेशली द एनसी का जो इन्वायरमेंट है, वेयर यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट, ऑफ कोर्स उसने एक अच्छी फाउंडेशन जो थी वो सेट कर दी exactly. है। और आई बिलीव कि जब आप एनसीए जैसे माहौल में जाते हैं जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, exactly. इतनी तरह की आर्ट फॉर्म्स पढ़ाई जाती हैं, सो वैसे ही आपका इंटरेस्ट हो जाता है। आई बिलीव आपने जैसे कहा कि आप पेंटिंग से आपने मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू की। एग्जैक्टली, जैसा आपको याद होगा कि बचपन में मतलब मैं तो खैर आई एम एंशिएंट, नो आई एम टू। तो मुझे याद है कि पाकिस्तान में बुक्स आती थी फेडन सीरीज की। ओके। तो मुझे कुछ ऐसी बुक्स मेरे हाथ लगी जो इसमें मैंने ओल्ड मास्टर्स का काम देखा, जैसे डाविंची और फिर आपके रेम्ब्रांट, पीटर पॉल रूबेंस। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से फिगरेटिव आर्ट की तरफ बिल्कुल था पहले भी, लेकिन उनको देखने के बाद व्हेन आई डिस्कवर्ड देयर बुक्स, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ही करना है जो मैंने करना है। फिर जब एनसी आया तो मुझे मिनिएचर पेंटिंग समझने का मौका मिला, और उसमें चूँकि स्किल्स के ऊपर जोर बहुत होता, तो मेरा अपना भी जो था जो एम था वो ये था कि स्किल्स को अपने पॉलिश किया जाए। तो वो बुक्स के साथ मेरा एक इंटरेस्ट, और प्लस फिर एनसी में आके जब मैंने और लोगों का काम देखा तो उसने एक बहुत एक अच्छा किस्म का आप समझ लें कि इन्वायरमेंट दिया। एंड सेकेंडली अगेन टीचर्स बहुत अच्छे मिले, जैसे उसमें मैं जिक्र करूँगा आर एम नईम साहब हो गए, जमील बलोच साहब हो गए, इमरान कुरैशी साहब हो गए, और बशीर साहब हो गए। ही वॉज माई मिनीचर के उस्ताद। और उनके भी जो उस्ताद थे शेख शुजाउल्लाह, वो मतलब आप सोचें कि वो पटियाला जो घराना है वहाँ से वहाँ के ट्रेन, दैट वाज अ लेगेसी जो कैरी कर रहे थे। ओके। तो वो जब इन लोगों के साथ उठना बैठना वन से सीखा, तो वो तो मतलब आई कैन नॉट इवन थैंक देम अ लॉट। आई एम श्योर। अच्छा, अब जाहिर है हर एक आर्टिस्ट का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, बिलीव जब वो आर्ट पीसेस बना रहा होते हैं, और एक स्पेसिफिक समहाउ डायमेंशन भी होती है कि हम मेरा माइंडसेट इस तरफ है। कुछ लोग बहुत पोर्ट्रेट्स पे काम कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट मैसेजेस पे काम कर रहे हैं, कोई कैलीग्राफी पे काम कर रहा है। व्हाट्स योर फोटे? सो लाइक आफ्टर लाइक 20 years I've realized that I'm a figurative painter. Okay. My interest is in human figures, portraits. And it is actually a very tough job to do. बिल्कुल ठीक। Like आपको उसके लिए जैसे आप किसी का फॉर एग्जांपल, मैं किसी ने मुझे बोला कि यार मेरा पोर्ट्रेट बना दो। अब फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊं, अब आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, आपकी नाक कैसी, आंखें कैसी हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपके दांत कैसे हैं, उसमें थोड़ा सा भी एरर आ गया तो आप तो पकड़ लेंगे उसको, और आपकी शक्ल बदल जाएगी। एग्जैक्टली। तो इस लिहाज से बाज़-औक़ात ये बड़ा एक चैलेंज होता है। और मोस्टली हम देखें पाकिस्तान में बहुत रेयर तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस पर मास्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर सईद अख्तर साहब का आपने नाम सुना होगा, ही इज़ फेमस फॉर लाइक मेकिंग द पोर्ट्रेट्स ऑफ कायदे आज़म। आप उनके पोर्ट्रेट्स देखें, इसके अलावा और कई ऐसे पोर्ट्रेट पेंटर्स हैं कि जो मतलब इट्स अ वेरी टफ जॉब। सो एक तो वो चैलेंज के तौर पे भी एक मुझे था कि अब देखिए कोई भी मैं समझता हूँ मेरे लिए स्किल रियली मैटर्स अ लॉट, कि आपको हुनर जो भी हो आपका, उसमें आपको बहुत सॉलिड होना चाहिए। अब बाकी जो कॉन्सेप्चुअल साइड होती है, फॉर एग्जांपल जाहिर बात है बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग रोज़ नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, मतलब हम रोज़ एक खाना नहीं खा सकते हैं, तो इस वजह से रोज़ एक सोच भी नहीं हो सकती आपकी। बहुत सी चीज़ें और ज़िंदगी में होती हैं जो आप पे बहुत अफेक्ट करती हैं। कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं बहुत जिनको लेके आप बहुत इमोशनल होते हैं, एंड यू एक्चुअली वांट टू पोर्ट्रे देम इन अ सर्टेन वे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपका स्किल। अगर मेरे नज़दीक लाइक कोई भी आइडिया उस वक्त तक अच्छा या बुरा नहीं हो सकता जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो। सो उसके लिए आपको महारत चाहिए। अब वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो फोटोग्राफी हो सकती है, वो फिल्म हो सकती है। आई हैव ट्राइड मैनी मीडियम, लाइक आई हैव ट्राइड एनिमेशन एज वेल, आई हैव ट्राइड फोटोग्राफी, आई हैव ट्राइड एक्सपीरियंस इन मैनी। आई बिलीव हाँ, आर्टिस्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने तो वो आइडिया जो भी आपके जहन में है, आपको वो खुद ही बता देगा कि आपको मीडियम क्या चूज करना है। ठीक है, तो ये होता है सारा। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा इरफान, अभी आपने बात की है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी कोई आइडिया ऐसा होता है या आपका लाइफ एक्सपीरियंस कोई ऐसा है जो आपके माइंड में एक बहुत ज़बरदस्त आइडियल इमेज है, बट जब आप उसको एग्जीक्यूट करें या किसी भी कैनवस पे उतारे हैं, मीडियम पे उतारे हैं,
वो एग्जीक्यूशन समहाउ जस्टिफाई, बहुत सारे आर्टिस्ट कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाती है. डू यू एवर फेल्ट दैट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट की लाइफ जो होती है वो इस जर्नी. लाइक फॉर एग्जांपल आपको छोटी सी मैं देता हूँ. लियोनार्डो डाविंची ने मोनालिसा बनाने के बाद नहीं मशहूर हुआ था, या उसने अपने आप को नहीं क्लेम किया था कि आई एम एन आर्टिस्ट. इट इज़ अ प्रोसेस. ठीक है. अब ये लाइफ लॉन्ग जर्नी होता है. आई स्टिल थिंक आई एम अ लर्नर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी तक मैं मतलब अब 19-20 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए. जब भी मैं कोई नई तस्वीर बनाता हूँ तो मुझे एक नया चैलेंज मिलता है उसके अंदर, या कुछ नया सीखने को या करने को मिलता है. या तो मुझे लगता है मेरी मेमोरी लॉस का मसला है कोई या मुझे ऐसा लगता है, या मुझे लगता है कि वाकई के हर दफ़ा एक नया चैलेंज आता है. फॉर एग्जांपल मैं अपनी पुरानी पेंटिंग्स देखूँ और अब की पेंटिंग्स देखूँ तो बहुत फ़र्क है. बहुत से कामों को मैं आज ओन भी नहीं करना चाहता हूँ, आई और डिसोन देम, बिकॉज उस टाइम पे मेरा स्किल सेट इतना अच्छा नहीं था. या आप समझ लें, सिंस इट्स अ प्रोसेस, यू नो. एग्जैक्टली. लेकिन आपको होता है ना कि अब जो प्रेजेंटली आप प्रेजेंट में जितना मतलब फॉर एग्जांपल जो मेरी रीसेंट प्रैक्टिस चल रही है, मुझे लगता है कि मैं अभी उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ. Okay. लेकिन जब ये पास्ट बन जाएगा तो शायद मैं उस पर थोड़ा मलाल भी करूँ कि नहीं, you won't, I you know what I mean. तो इट इज़ अ प्रोसेस. तो हम एज अ पर्सन को ग्रूम करते हैं इरफान somehow. Exactly. तो जितना काम देखेंगे, फॉर एग्जांपल म्यूजियम्स, आई वुड से दे आर द बेस्ट टीचर्स. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इतना कल्चर नहीं है इस चीज़ का. सिर्फ एक बेचारा हमारा लाहौर म्यूजियम ही है और उसमें भी आपको पता है कि क्या मतलब क्या हालात एग्जैक्टली. तो मैं जब भी इतना, मेरा बहुत मुख्तसर सा मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो पहला दिन ही मेरी सबसे बड़ी वो होती है कि एक लिस्ट बनी होती है म्यूजियम्स की. लाइक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं जब पहली दफ़ा न्यूयॉर्क गया तो अब हमने तो न्यूयॉर्क फिल्मों में देखा हुआ था, यू नो, फिल्मों तो हॉलीवुड में देखा था. तो जब वो JFK से बाहर निकल के देखा तो लग रहा कि वाकई वो हॉलीवुड की फिल्म है. एनीवे, तो फिर फर्स्ट डे ही आई वेंट टू माय फेवरेट म्यूजियम व्हिच इज नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो न्यूयॉर्क का है. और उसके फौरन बाद में मेट्रोपॉलिटन चला गया. अब वो होता है कि म्यूजियम्स में जब आप जाते हैं तो एक मोमेंट आता है जब आपकी टांगे टूट जाती हैं, आप बस हो जाती है आपकी. हाँ, क्या देख के हजम करके आपसे हजम नहीं होता वो. सही. पहले तो मैंने गलती ये की कि मैंने सोचा कि मैं 2 दिन में कवर करता हूँ. वो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की. सेकंड डे क्या हुआ एंड पे कि मैं सिर्फ जाके फोटोग्राफ्स लेने लगा. फिर मैंने अपने आप को बोला कि ये तो कितनी गलत बात है कि एक जगह प्रेजेंट हो के मैं फोटोग्राफ ले रहा हूँ, यू नो. सो देन आई टुक अ ब्रेक. मैंने कहा मैं 1 महीने बाद वापस आऊँगा और आराम से मैं कोई 7-8 दिन लगाऊंगा. लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स टू एब्जॉर्ब. एंड लिटरली आई सॉ फ्यू मास्टरपीसेस जो हमने आर्ट हिस्ट्री बुक्स में देखे थे. और जब उनको रियलिटी में देखा तो वाकई आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज, बिकॉज यू नो यू ड्रीम अबाउट समथिंग एंड सडनली यू that's in front of me. So you know, तो ये बहुत अच्छे मजे के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको कहां से कहां ले जाते हैं. I'm sure. और जितनी एक्साइटमेंट से आप बता रहे हैं, आई बिलीव कि आपने उसको इतना एंजॉय किया होगा. अशरफान, अभी आपने न्यूयॉर्क का जिक्र किया, रेजिडेंसी तेहरान के अंदर भी, न्यूयॉर्क के अंदर भी यू पार्टिसिपेटेड. मैं आई हैव बीन सो लकी कि मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में सेलेक्ट हुआ. जैसे न्यूयॉर्क में आई वेंट टू आर्ट ओमाई, सब प्रेस्टिजियस रेजिडेंसी इन अमेरिका. पता नहीं मुझे कैसे मिल गई. तो why would you underestimate yourself? No. You're an amazing so it's an artist. amazing program. Yeah. So अच्छा, फिर उसके बाद I did in India. Luckily I went to Calcutta. I went to on a study visa. Can you imagine कि being a Pakistani student, is it possible? It's we can't even imagine. Yeah. So but वो मोदी साहब के पीरियड से पहले की बात है. Okay, makes sense. So I went to India and I studied at Government College of Arts and Craft. Lovely. अच्छा, एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ. जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे 4 इंस्टीट्यूट्स बने थे इस रीजन के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, JJ स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे एंड मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर. सो वहाँ पे मैं गया और मेरी एक दफ़ा बात हुई थी डॉक्टर अकबर नकवी, हु वाज अ फेमस आर्ट हिस्टोरियन ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, मैं जिस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुआ था, इट वाज अ फेलोशिप एंड आई वांटेड टू स्टडी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग. अच्छा, अकबर साहब टोल्ड मी यू विल बी द सेकंड पर्सन जो वहाँ पे जाएगा.
मैंने कहा सर फर्स्ट कौन था? कहते अब्दुल रहमान चिख्ताई, एंड ही इज़ अवर नेशनल पेंटर। तो अच्छा, मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया नहीं हुआ। व्हेन आई वेंट देयर, और फिर मैं कुछ प्रोफेसर से मिला, बिकॉज आई वाज डूइंग माई स्पेशलाइजेशन इन बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो मैं कुछ प्रोफेसर से मिला, तो दे शोड मी द लिटरेचर, और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि चुगताई साहब का सबसे बड़ा काम, ज़्यादा काम, बॉडी ऑफ वर्क, इट इज़ इन इंडिया, पाकिस्तान में भी नहीं है वो। सलार जंग म्यूजियम इज़ अ वेरी फेमस म्यूजियम इन इंडिया, जहाँ पे चुगताई साहब का सबसे बड़ा कलेक्शन है। सो ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए मेरी ज़िंदगी में कि दे एक्चुअली चेंज माई लाइफ। स्पेशली आई वेंट टू तेहरान back in 2017, and it was an amazing experience to see, you know, wonderful masterpieces, because मैं खुद एक miniature painter हूँ, so I can understand the skills and the craft of those painters from the past that I copied for many years in order to learn the skills. So जिसमें रज़ा अब्बासी is an amazing painter, और and there are so many painters. I'm sure. अबुल हसन गफ़ारी का काम जब लाइव आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं, यू नो। हमसे पहले जो लोग कर चुके हैं वो exceptionally talented people. Exactly. Yeah, so अपनी औकात भी उस टाइम पता लगती है आपको कि हम लोग कैसे। नहीं, आई एम श्योर कि हर जनरेशन के अंदर और हर टाइम के अंदर ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। आई बिलीव कि हमारे आने, आपके आने मतलब बाद में भी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आप लोगों के काम को संभाल करेंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ वो म्यूजियम कल्चर होना चाहिए, ताकि हमें अपनी हिस्ट्री तो पता लगे। Exactly. अब जब आपको वो पता ही नहीं लगेगा आपके आबाओ अजदाद ने किया क्या है, यू हैव नो आइडिया। हमने कितने अपने मास्टर्स को हम बाद में जाके रियलाइज करते हैं, या कोई बाहर से आपको आके बताता है कि आपके लोग ये थे। ये सबसे बड़ा बात है कि कोई बाहर से आके आपको बता रहा होता है कि यू हैड दोस पीपल अराउंड यू, और आपने उनसे मुस्तफीद नहीं हुए, डॉक्यूमेंट नहीं किया उनको। अब जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी एक कंट्रोवर्शियल हो जाएगी शायद थोड़ी सी बात, कि जैसे मैडम नूर जहाँ के गानों के राइट्स अभी तक उनके फैमिली के पास नहीं है। कुड यू इमेजिन कि, और अब उनके पाए का आर्टिस्ट कौन हो सकता है पाकिस्तान का, जिसने मौसीकी को या एक नया ही डायमेंशन दे दिया। या सो देखिए, अब अभी तक उनके फैमिली के पास वो राइट्स नहीं है। That's unfortunate. Even हमने अपने इन म्यूजिशियंस, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की लेगेसी तो आई बिलीव चल रही है, बट मैडम की लेगेसी को भी प्रिजर्व करने के लिए वी हैव डन नथिंग अनफॉर्चुनेटली। वही बात है कि फैमिली जो अपने तौर पे करी है वो करी है, हमने उस तरह की म्यूजियम और आर्ट्स, हमने स्पेसेस नहीं क्रिएट किए उन लोगों के लिए। तो मुझे लगता है म्यूजियम्स का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये भी बड़ी अजीब सी आयरनी लगती है मुझे कि हर घर में जाओ तो एक म्यूजियम होता है, हर घर में पेंटिंग्स होती हैं, लोगों के घरों में होता है, लेकिन वो पब्लिक स्पेसेस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पब्लिक स्पेसेस में जाके काम हो, लगे हों। जैसे अभी तक मैं जब जाता हूँ तो शकील सिद्दीकी साहब हमारे बहुत अच्छे पेंटर थे। अभी जब मैं जब भी लाहौर म्यूजियम जाता हूँ तो उनको देख के, उनके कामों को देख के मैं सीखता हूँ। सईद साहब, इस्माइल गुलजी साहब, अभी उनका तो खैर बहुत अच्छा म्यूजियम बना है अभी कराची में। तो यही वो स्पेसेस हैं जो आपको एक्चुअली, जहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। और आई बिलीव कि आम पब्लिक के लिए भी इस तरह की स्पेसेस ओपन होनी चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी, वो बहुत लिमिट कर दी गई है एक स्पेसिफिक नीश के लिए या क्लास के लिए, तो आम पब्लिक को शायद वो आर्ट अवेयरनेस भी नहीं है। इरफान साहब, टेल अस अबाउट योर स्टूडियो, वेयर इज इट? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं? जी, आई हैव अ स्टूडियो दैट आई फाउंडेड इन कराची बैक इन द डे, आई थिंक 2013 में, व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, तब आई फाउंडेड माई स्टूडियो। और मेरा प्लान ये था कि आई वॉन्टेड टू ट्रेन प्रोफेशनल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाती हैं, आपका दिल करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूयॉर्क गया तो आई वॉन्टेड टू टेक अ फिगरेटिव पेंटिंग क्लास, अ वर्कशॉप। सो लेकिन मैं, सारी बात है, आई हैड अ लिमिटेड टाइम का वीज़ा है, एंड वो तो मैं किसी जगह पे एनरोल नहीं कर सकता हूँ फॉर लॉन्गर टाइम। तो मैं छोटे छोटे कोर्सेज मैंने अमेरिका में लिए। तो सिमिलरली वही पैटर्न पे आई फाउंडेड माई स्टूडियो, बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल दे वांटेड टू लर्न मिनिएचर, स्पेशली इन माय स्टाइल। तो आई ट्रेन प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड लाइक पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स, लाइक उसमें ए लेवल्स के बच्चे भी होते थे और 60, 65, 70 साल की आंटीज भी होती थी। तो वो ये मेरा प्लान था कि आई शुड ट्रेन एवरीवन। सो अभी वो मैंने कराची में फाउंड किया था व्हेन आई वाज टीचिंग एट इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स। देन आई केम टू लाहौर, back to Lahore in 14, then I को मैंने कैरी किया। So I have a studio in DHA where I train people। मेरे पास अभी बहुत अच्छे कुछ लोग आ रहे हैं जिनका मेरे से ताल्लुक कोई सालों से है, एंड उनके आप समझ लें इट इज़ लाइक अ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कह लें या मेंटरशिप कह लें, कि
ट्रेन प्रोफेशनल्स और उनके साथ मेरा एक बड़ा एक रिश्ता होता है, और वो I can इट्स नॉट अ imagine. कमर्शियल एकेडमी उस तरह से कि कोई बस जो प्रोफेशनल है दे वांट टू लर्न एंड यू वो नो एग्जैक्टली वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जिन्होंने मुझे फॉलो करे होते हैं, इनको मेरे काम पे बिलीफ होता है, दे कम टू माय स्टूडियो। दैट्स अमेजिंग। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ भी आप यंग आर्टिस्ट को कहना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, कैमरा इज ऑल आई वुड योर्स। से कि हुनर हासिल करें बस, क्योंकि अब ये कुछ अरसे बाद फील होगा आपको कि ये लोग बहुत रेयर हो गए। ये अभी हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या लोग होते हैं कि जो आज से के मतलब आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये स्किल्स जो है ना, ये कुछ अरसे बाद उनको रियलाइज़ होगा कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आई वुड से कि हुनर Skill होना is Calm, very calm and important. calm, yeah. Lovely. Thank you very much. It was You're lovely welcome. talking to you Yeah, and same lovely here. having you on the show. बड़ा अच्छा लगता है जी, आप जैसे लोग हमारी रिप्रेजेंटेशन है और आपने हमारी Thank you so much. शो के हवाले से और सवाल से जो बातें की हैं जी। इरफान हसन आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी, और अपनी आर्ट के हवाले से इन्होंने पाकिस्तान भर में रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट किया। हमने आपसे मुलाकात करवाई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, और आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, सोशल मीडिया के ऊपर, उस पर बड़ी बात भी हो रही है, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हुए देखते हैं। अक्सर ऐसे मनफी रवैये होते हैं, जुर्म होता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ पे बात करते हैं। मगर हाल ही में एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जी, जिसने ये साबित किया कि बाज़ औक़ात एक छोटा सा एक जेस्चर जो है वो पूरे बयानिए को संभाव तब्दील कर सकता है। हाल ही में जी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसने ना सिर्फ दिलों को छुआ बल्कि एक लेसन भी दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चोर दुकान पर चोरी करने आया है, जहाँ पे दुकानदार और उसकी छोटी बच्ची मौजूद है। अपने बाप को बचाने की कोशिश में इस बच्ची ने अपने हाथ में मौजूद जो एक लॉलीपॉप था वो चोर को दिया, जिस पर चोर ने ना सिर्फ सारा सामान वापस किया बल्कि बच्ची के सर पे प्यार भी किया और चला गया। चाहे ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो, असल हो, लेकिन समहाउ ये मैसेज एक बहुत वाज़ेह है कि माशरे में अब भी ह्यूमैनिटी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जहाँ महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी है, जराइम है, तशवीश का शिकार है, ऐसे वाक़यात ये भी एक मैसेज देते हैं कि समाजी रवैयों की तब्दीली हमेशा बड़ी पॉलिसीज़ नहीं करती। कभी कभी एक छोटा इंसानी अमल भी समहाउ बहुत बड़े एक बयानिए का रुख मोड़ सकता है। आज हमने इसी पे बात करनी है। मोटिवेशनल स्पीकर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब कि आप तशरीफ़ लाए। ये वीडियो कल मेरी नज़रों से भी गुजरी। पहले डर लगा और उसके बाद एहसास हुआ कि ये समहाउ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमने अपनी आंखों से विटनेस किया है। बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। और मतलब सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि यार हम लोग जब देखते थे तो हम सोशल मीडिया पे अक्सर चीज़ें जो वायरल देखते थे वो ऐसी होती थी कि यार कि ऐसा लगता है कि ये गलत वीडियो है या फिर ये कोई वाक़या ऐसा है वो हो गया, कोई ऐसी चीज़ें जो कि मनफी थी। और आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है सिर्फ इसके लिए कि यार एक ऐसी चीज़ जो कि पॉजिटिव है और वो वायरल हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पे ये भी देखना चाहिए कि यार ऐसा नहीं है कि मनफी चीज़ें वायरल होती हैं, भाई पॉजिटिव चीज़ें भी जो हैं वो वायरल होती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसानियत जो है ना वो अभी भी कायम है। लोग पॉजिटिव कंटेंट जो है वो देखना चाहते हैं। तो एक तो हमने इसके ऊपर ही देखना। दूसरा अभी आपने ये बात की उस बेटी के बारे में कि इस तरह की वीडियो है, जैसा भी है। देखें, बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं और मैं अक्सर कहता हूँ हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो बेटियाँ होती हैं नॉर्मला, ये अपने लिए नहीं जीती, ये अपनों के लिए जीती हैं। ये कई दफ़ा बेटों का काम करती हैं। कई घर हैं जो इन्होंने संभाले होते हैं, भाई छोड़कर चले जाते हैं, फिर बेटियाँ होती हैं, वो बेटियाँ बाप का सहारा बनती हैं, माँ का सहारा बनती हैं। तो इस तरह ये है। अब इस पूरे वाक़ये के अंदर आप देखिए कि वो जो मिस्टर डाकू जो था बेचारा, वो भी थोड़ा सा हुआ कि यार ये कैसा जेस्टर है कि मैं इसके ऊपर क्या करूं कि इसने मुझे लॉलीपॉप ऑफ़र किया है, ये तो मैं क्या। तो वो जब वो चला गया और किस तरह जो बाप है उसने अपनी बेटी को जो है वो गले लगाया। तो देखें, ये मैसेज जो है ना हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि देखें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें, किसी का कोई एक अच्छा जेस्टर,
एक अच्छा स्टेप किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर वो शायद ऐसा ना करती तो हो सकता है वो डाकू कोई सख्त कोई डिसीजन ले लेता, खुदा न खास्ता वो उसके बाप को साथ गोली मार देता, कुछ इस तरह की उसकी जान ले लेता, तो फिर क्या होता है? सिर्फ एक जेस्टर की सिर्फ ये ले लो, मेरे बाप को छोड़ दो, मेरे बाप को कुछ ना कहो। मतलब उसकी मासूमियत देखें कि उसने कहा कि देखो सब कुछ ले लो, ये लॉलीपॉप मेरे पास जो है वो ले लो, लेकिन मेरे बाप को कुछ ना कहो। तो जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन भी रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि आप अपने बेटों पे तो काम कर रहे होते हैं, अपने बेटियों पे भी काम करें, उनको भी आगे बढ़ाएं, उनको भी पढ़ाएं। आपको अपनी बेटियों के नसीब का नहीं पता होता अरमला, कल को क्या हो जाए ज़िंदगी में, कहाँ जाके बेचारी वो क्या करे। कितनी सिंगल मदर्स हैं, वर्किंग मदर्स आपको नज़र आएंगी जो बेचारी पढ़ नहीं सकी, आगे बढ़ नहीं सकी, लाइफ में आगे जा नहीं सकी अरमला, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस टाइम उनके पेरेंट्स ने उनको कहा ज़रूरत नहीं है तुम्हें शादी उसकी तालीम की, तुम भाई सिर्फ शादी करो और शादी जाओ और सारी चीज़ें। और बाद में जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो वो उनको ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। तो मुझे लगता ये है कि जो इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो एक मुस्बत मैसेज दे रही हैं सबको। अच्छा, इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये लड़ाइयाँ झगड़े जो चीज़ें आप चलाते हैं, ठीक है वो भी चले पार्ट है, आपको चाहिए व्यूज़ वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्बत कंटेंट भी डालना स्टार्ट करें। अब देखिए मनफी कंटेंट से क्या हो रहा है, हम बीमार हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारा जो स्पैन टाइम है वो कितना कम हो गया। अच्छा, हमारी तबीयत में जल्दी भी आना शुरू हो गया, हम कहते हैं कि यार देखो ये। अच्छा, फिर मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दूंगा। मेरी एक मेंटोर हैं, तो मैंने उन्हें कहा आप सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आते। कहते यार मैं ना बीमार हो जाता हूँ जब मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कहते कभी लग रहा है कोई कत्ल हो रहा है, कभी लग रहा है कोई डाकू इस तरह से कर रहा है, किसी अदालत में कुछ हो रहा है, हर जगह तो नेगेटिविटी है। तो मेरी जो मेंटल हेल्थ है ना वो उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ कि देखिए कई हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा कंटेंट भी लाते हैं, लेकिन अब अच्छा कंटेंट का मसला क्या है, उसके व्यूज़ नहीं आएंगे, लोग देखेंगे नहीं। तो जो अच्छा कंटेंट बना रहा होगा वो भी सोच रहा होगा यार मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे अच्छे व्यूज़ मिले। अब इस पूरे कंटेंट पे जो भी वीडियो वायरल हुई है अभी इस बच्ची की, स्क्रिप्टेड है या ओरिजिनल है, जिसने भी ये किया या जैसे भी उसने डाला, अब देखें उसने एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज जो है वो दिया हमारे फॉलोअर्स को, यार देखो भाई कि ऐसा नहीं है कि आप मनफी ही चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें देखें और वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करें। अच्छा, ऐसा बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम नेगेटिविटी की, जहाँ आपने बात की है, हमने विद टाइम सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ देखी हैं जो बड़ी इलॉजिकल है, जिनका ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल हम हर पॉजिटिविटी के अंदर भी एक नेगेटिविटी को तलाश करते हैं और उस पर हमने पूरे लोगों को जजमेंट्स और पता नहीं क्या क्या, हमने उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात लगा के उनको ख़राब, उनकी लाइफ, उनके करियर्स ख़राब होते हुए देखे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा खौफनाक ट्रेंड है जो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रहा है। ये भी समहाउ इस वाक़े के हट कर भी ये बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है जो आई बिलीव कि हम एज अ सोसाइटी बहुत गलत चीज़ ऑप्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मेरा ख़्याल है कि ये एक वाक़या नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, चाहे वो मर्द हों, ख़वातीन हों, कि उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो सोशल मीडिया की वजह से ख़राब हुई हैं। अब देखिए, जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा, बहुत सारी जगहों पे बॉडी शेमिंग के ऊपर लोग जो है वो कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको एक चीज़ नहीं पसंद, अच्छा ये पूरा जो एक है ना ये जत्था होता है जो सारे इकट्ठे होकर आते हैं, वो फिर कमेंट पे कमेंट, वो सारी चीज़ें उस तरह से। अच्छा, फिर आप देखें हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, हम नेगेटिव कमेंट को पहले देखते हैं। हम अच्छा, फिर एक हम पोस्ट खोलते इसलिए कि हम उसमें नेगेटिव कमेंट्स देख सकें। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं नेगेटिव कमेंट है, अच्छा जिस बेचारे के बारे में लिखा होता है वो बेचारा भी बार बार देख रहा होता है। अच्छा, उसको सारी रात नींद भी नहीं आ रही होती कि यार ये देखो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या सारी चीज़ें, वो सारी रात बैठ के ना वो कमेंट ही पढ़ता रहेगा। आप ये देखें कि एक पोस्ट और उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी डिस्टर्ब हो रही होगी उस बंदे की। अच्छा, वो काम उसने किया भी नहीं है,
मतलब अब एआई इस लेवल पर आ गया है अरमला कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो एआई के थ्रू जो है वो हो सकती हैं। और आप ये देखें कि उस बंदी या बंदी की ज़िंदगी में आपको एक और वाक़या शेयर करूँगा। किसी ने पोस्ट लगा दी किसी एक बंदे के ख़िलाफ़, वो पोस्ट लगाई तो वो खातून जो थी वो वहाँ पे कमेंट कर रही थी, वहाँ पर भी कमेंटिंग स्टार्ट होगी, नीचे जो है वो चीज़ें डिफरेंट तरीके से चलना शुरू होगी। एक कमेंट उन्होंने ऐसा लिखा था खातून ने, उनकी इंगेजमेंट टूट गई जस्ट बिकॉज कि वो कमेंट जो था ना, मतलब किसी ससुराल वाले ने उनके वो देखा वहाँ पे। तो यानी कि जब आप इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर कर रहे होते हैं तो उसका आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है। तो सोशल मीडिया का जो अरमला जो इस्तेमाल है ना, वो आपने बहुत तरीके से करना है। हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो हमें नज़र आते हैं टिकटॉक पे, हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे मेरी हमेशा यही रहती है कि यार आप लोग वहाँ पर नज़र नहीं आते, वहाँ पर भी आइए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स हैं। थैंक यू वेरी मच हसन रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर जी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आई ओपनर्स भी होते हैं हम एज ए सोसाइटी के। हम हर वक्त नेगेटिविटी की बात करते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज़ की बात करते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको अप्रिशिएट किया जाना बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। पाकिस्तानी घरों में जी आजकल एक आम सवाल जो बड़ा ज़ेरे बहस है वो ये कि देसी घी बेहतर है या बनास्पति घी बेहतर है। देसी घी वैसे तो हमेशा से इस्तेमाल होता आ रहा है, कुदरती डेयरी फैट है जिसमें विटामिन ए, डी, ए के और मेगा 3 और CLA शामिल होते हैं जो आपके दिल, दिमाग और समहाउ इम्यूनिटी के लिए बड़े फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। इसके बरक्स जो बनास्पति घी है वो फैक्ट्री में तैयार होता है, प्रोसेस्ड फैट है जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं और जदीद जो रिसर्चेज़ हैं WHO के मुताबिक भी ये दिल की बीमारियां हो, कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, उसके ख़तरात को भी बढ़ाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो देसी घी वाकई कितना सेहतमंद है और जो बनास्पति घी के नुकसानात हैं वो कितने प्रूव्ड हैं और हर पाकिस्तानी घर के लिए, जहाँ पे घरों में बहुत सारे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स भी होते हैं, डायबिटिक भी हैं, जिनको हार्ट डिजीज़ भी हैं, उनके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। इस वक्त हमारे साथ हुरिया अरूज मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। है ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हुरिया। ये बड़ी बहस होती है जी, देसी घी अच्छा है, बनास्पति घी है, हमें ज़रा इंडिविजुअल दोनों के हवाले से बताएं। अच्छा, जो देसी घी है वो तो डेफिनेटली हमारा बहुत पुराना चलता आ रहा है और स्पेसिफिकली उसका जो सोर्स है वो बहुत प्योर सोर्स है। गाय और भैंस के जो दूध है उसकी बलाई को मिक्स करके इकट्ठा करके डेफिनेटली बन जाता है और वो नेचुरल है। सबसे बड़ी बात है कि वो नेचुरल है। उसके अंदर जैसे अभी आपने ख़ुद भी इसको जब ब्रीफ किया तो उसमें बताया कि इसमें विटामिन, स्पेसिफिकली विटामिन्स और मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और इसमें स्पेसिफिकली हार्ट हेल्थ के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए होती हैं हार्ट हेल्थ को मैनेज करने के लिए, कुछ विटामिन्स, कॉन्जुगेटेड लिनोइक एसिड जो CLA आपने बोला है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली एक ऐसा हमारा अमीनो एसिड विटामिन्स की क्लास में आता है जो कि आपके हार्ट हेल्थ को मैनेज करने में अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये नेचुरल होता है। अपार्ट फ्रॉम मैं अभी डिफरेंस दोनों का बताने लगी हूँ कि जो हमारा देसी घी है जो नेचुरल है, जिसका सोर्स घर से ही हम दूध की बलाई को इकट्ठा करके बनाते हैं, ठीक है, और जो लाइकवाइज दूसरी हम बात करें बनास्पति घी की, ये बनता है वेजिटेबल ऑयल से, जिसमें पाम ऑयल और इसके अलावा सोयाबीन ऑयल जो एक्सट्रैक्ट होते हैं इसको करते हैं और ये स्पेसिफिकली एक प्रोसेस होता है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है जो कि इंडस्ट्रीज़ में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस जो है वो निकाली जाती है, इसके अंदर डाली जाती है डेफिनेटली, तो ये इसको बनास्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें स्पेसिफिकली ट्रांसफैट होने की वजह से, ट्रांसफैट ऐसे फैट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डेफिनेटली अगर हार्ट हेल्थ है, स्ट्रोक है या कोई भी आपकी हार्ट से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली आपको ट्रिगर करेगा। दैन इसके अलावा डायबिटीज़ की टाइप 2 जो कंडीशन होती है वो उसमें ट्रिगर करेगा। तो और इसमें ट्रांस फैट और जो स्पेसिफिकली बनास्पति घी है और जो देसी घी है, इसमें मेजर जो डिफरेंस है वो न्यूट्रिएंट्स का है। अच्छा जी, देसी घी की बात करें तो देसी घी में स्पेसिफिकली विटामिन A, D और K जो कि फैट सॉल्युबल की क्लास में आते हैं। ये इनके जो बेनिफिट्स है इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये आपकी आई हेल्थ के लिए विटामिन A बहुत अच्छा होता है, D जॉइंट्स के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो विटामिन
के है ये ब्लड क्लोटिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली और स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन डी भी और विटामिन ए भी, ठीक है, क्योंकि रेटिनॉल आपने सुना है, रेटिनॉल वो विटामिन ए का ही सोर्स होता है, ठीक है। तो ये स्किन और जॉइंट्स और हेयर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जो कि देसी घी में पाए जाते हैं विटामिन्स। अदर देन दिस हम अगर बनास्पति घी की बात करें, एक मैंने पहले बताया कि वो एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में बनता है। देन उसमें हम अगर कोई खाना बनाते हैं, उसको लॉन्गर टर्म पकाते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं, जो कि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत कम होती हैं। और उसके अंदर विटामिन्स की जो क्लास मैंने फैट सोलबल की यहाँ पे बताई, जो देसी घी में होती है, वो जो बनास्पति घी है उसके अंदर नहीं होती। तो इट्स बेटर कि अगर रिसर्चेस भी और साइंस भी, जो इसको हम WHO की रिसर्च या यूनिसेफ व्हाटसोएवर जो भी हम ऑथेंटिक रिसर्च पढ़ते हैं, उसमें देसी घी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू बनास्पति घी। ठीक है। अब देसी घी के लिए बहुत सारी मिसकंसेप्शन समा होती हैं जी, ये मोटा करता है, हाँ। इसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं, बहुत सारे जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, ये मिसकंसेप्शंस भी ज़रा हमें अच्छा, बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। देसी घी न्यूट्रिशन रिच होता है, तो कैलोरीज भी रिच होती हैं, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इसके बेनिफिट्स हैं तो इसके डेफिनेटली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर कोई चीज़ ज़्यादती में ली जाएगी और वो बेनिफिशियल भी है तो वो नुकसान भी दे सकती है आपको। तो इसमें इसकी सर्विंग साइज़, इसकी क्वान्टिटी बहुत मैटर करती है। आइडियल क्वांटिटी क्या है? अच्छा, आइडियल क्वांटिटी इसकी होती है 5 to 10 ग्राम्स, यानी 1 to 2 टीस्पून, ठीक है। और मॉडरेट में अगर कोई बंदा लेना चाह रहा है, जिसको ऑलरेडी वीक है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, मसल मैस गेन करना है, कुछ इस तरह से है, तो वो फिर 1 to 2 टेबलस्पून, जो कि 15 से 30 ग्राम आता है, वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो 2 डोज मैंने बताई हैं, सर्विंग साइज़ जो बताए हैं, स्पेसिफिकली अगर इसमें रहते हुए इस्तेमाल करेंगे तो वेट गेन नहीं होता। अदर देन दिस, अगर आप दिन में 3-3, 4-4 चम्मच भर के खा रहे हैं, या आप अपने किसी कॉफ़ी में डाल के या किसी भी चीज़ में ऐड करके ले रहे हैं, तो वो फिर डेफिनेटली आपको कर सकता है नुकसान, और वेट गेन भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको होता है जी कोलेस्ट्रॉल और इन चीज़ों की वजह से भी हमें प्रॉब्लम आता है, तो बेहतर है कि हम देसी घी को कम इस्तेमाल करें। अब जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, हार्ट डिजीज़ के साथ हैं, या उनको कोई और डायबिटिक है, उनके लिए क्या आइडियल क्वांटिटी है और वो क्या इसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, जो हाइपरटेंशन या हार्ट से रिलेटेड जितने भी हैं ना, इसमें अगेन विटामिन्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं, जो हार्ट हेल्थ को जो आपकी स्पेसिफिकली ये कोलेस्ट्रॉल और इससे रिलेटेड जितने भी आपकी इश्यूज आते हैं उसको मैनेज करने में काम करते हैं। इसमें सर्विंग साइज़ अगेन, अगर कोई हाइपरटेंसिव है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें अगेन हम 1 to 2 टीस्पून जो है, मैं बता रही हूँ नॉर्मल जो बिल्कुल जिसको कोई हेल्दी पर्सन है, जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, तो अगर कोई डायबिटिक है तो उसको स्पेसिफिकली अगर किसी सालन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर ऐड करके उसको आदत है खाने की, देसी घी के बगैर उससे खाना नहीं खाया जाता, तो वो उसको स्पेसिफिकली उसकी ½ टीस्पून या उससे भी कम डोज करके उसको इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप बच्चों के लिए हमें बताएं कि देसी घी का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। बच्चे नॉर्मली पसंद नहीं करते हैं, उनको नहीं आता पसंद, कि स्मेल आ रही है या कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, उनको किस तरह से मदर्स दे सकती हैं? अच्छा, बच्चों के लिए देसी घी, आजकल की जो जनरेशन है उनको स्मेल का ही सबसे बड़ा इशू है कि भाई स्मेल बहुत आती है, और अंडों में से भी आती है, घी में से भी आती है, हर चीज़ में से आती है। देसी घी अगर नहीं बच्चा ले रहा तो उसमें एक स्पेसिफिकली देसी घी से पहले का एक प्रोसेस होता है बटर, जो वो भी घर में बनता है, मक्खन जिसे कहते हैं, आप वो बच्चे को इंटेक करवा सकते हैं, उसमें से स्मेल नहीं आती, ठीक है। और वो स्पेसिफिकली ब्रेड के ऊपर लगा के या किसी भी तरीके से बच्चे को जो चीज़ पसंद है उसमें ऐड करके, सैंडविचेस में ऐड करके, व्हाटसोएवर जो बच्चे की चॉइस है उसमें आप ऐड करके इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों के लिए डोज जो है वो भी अगेन जो मैंने नॉर्मल बताई 1 to 2 टीस्पून बच्चों को इतना आप डेली बेसिस पे दे सकते हैं, और सेफ होता है, क्योंकि इसमें अगेन विटामिन ए और डी बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, तो वो अच्छा मिल सकता है। अच्छा, एक बहुत मुझे भी डाइट पे कहा कि सुबह कॉफ़ी में, ब्लैक कॉफ़ी में आप 1 चम्मच देसी घी का डाल के पिएं, 2 के बड़ा मुश्किल काम था वो पीना। इसका इम्पैक्ट होता है स्किन पे होता है। बेसिकली ये कोलेजन की सेंसिस को इंक्रीज करता है। सेकंड ये कि इसमें विटामिन ए और डी होता है, तो स्किन और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एंटी एजिंग क्योंकि कॉफ़ी इटसेल्फ जो है वो डिटॉक्सिफाई करती है और एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, तो करता है, बट बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग कर लेते हैं, बहुत मुश्किल होता है। आज में सुबह इतनी ब्लैक कॉफ़ी के अंदर देसी घी डाला हुआ अंदर नहीं जा रहा, लेकिन बहुत सारे लोग पीते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं लोग। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड टुवर्ड्स इस्तेमाल ऑफ ऑयल एंड एवरीथिंग? अच्छा, मैं एक चीज़ लास्ट में ऐड करूँगी, देसी घी या बनास्पति घी है, जितने भी मार्केट में प्रोसेस्ड हमारे घी की जितनी भी वैरायटी आती हैं उसमें स्पेसिफिकली आप कोई भी जो चीज़ इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि घर के बने हुए। आजकल के जो लाइफ टेन्योर चल रहा है, इसमें देसी घी हर घर में नहीं बन सकता, क्योंकि टाइम भी नहीं होता, और बाहर से जो मिलते हैं अगेन हम उसमें गारंटी नहीं दे सकते कि वो कितने प्योर हैं। तो अगर आपने प्रोसेस्ड भी कोई इस्तेमाल करना है तो उसकी एक क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, उसमें शैलो फ्राई, डीप फ्राई और ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसका वो ज़रूर कर सकते हैं। बनास्पति घी या जितने भी बाहर से हमें ऑयली
सोर्स मिलते हैं, नेम नहीं मैं लूँगी, उनमें आप फ्राई कर सकते हैं, बट अगेन ये कि उसको एक बार यूज़ करके दोबारा रीयूज़ ना करें। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बार बार हम एक ही ऑयल के अंदर चीज़ें फ्राई करते रहते हैं ना, उसको रीयूज़ ना करें। देसी घी और इसमें यही डिफरेंस है, देसी घी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं, बट इसको रीयूज़ ना करें जो बाहर से प्रोसेस्ड आप जितने भी घी या ऑयल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच हुरिया, बहुत शुक्रिया। हुरिया नासिर हमारे साथ मौजूद थी। हुरिया अरूज, सॉरी मैंने उनका नाम ही अरूज के जगह नासिर। अच्छा जी, देसी घी के इस्तेमाल के ऊपर और बनास्पति घी के इस्तेमाल के ऊपर हुरिया मैं बता रही थी कि जो प्रोसेस चीज़ें हैं ज़ाहिर है उनका एक इम्पैक्ट तो होता है नेगेटिव आपकी सेहत के ऊपर, और देसी घी चूँकि एक नेचुरल सोर्स है, हम घरों में अगर उसको अवेलेबल है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।